सभी लोगों को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और सभी बीपीएससी शिक्षक की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। और हम ये कहना चाहेंगे कि साइंस के सेशन की हम शुरुआत किए हैं। इसमें हम हमेशा से कहते हैं कि मॉडरेट टू हाई लेवल तक के क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ हाई लेवल के ही क्वेश्चंस कराएंगे, मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस कराएंगे। और मॉडरेट टू हाई लेवल का जो क्वेश्चंस होगा वो डिटेल डिस्कशन उसके हम कराएंगे आपको। इससे बेनिफिट आपको ज्यादा होगा क्योंकि आप छोटे छोटे क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। तो हम हाई लेवल के भी क्वेश्चंस इसमें रखे हैं, जैसा कि बीपीएससी क्वेश्चंस पूछ रही है। आप देखते होंगे कि बीपीएससी का क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ अलग है और बीपीएससी की मंशा पूरी साफ है। आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा तो पूरा का पूरा डेफिनेटली आप ये रहिए कि क्वेश्चंस लॉजिकल आएंगे और कुछ क्वेश्चंस आपका इजी भी रहेगा, मॉडरेट भी रहेगा। तो इसीलिए हम लोग उसी तरीके से आपके सेशन की शुरुआत किए हैं। हम सोचे हैं कि नहीं कि आपको ऐप पे जो क्वेश्चंस हम करवाएंगे थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस को हम एक्युमुलेट किए हैं, तो वहां पे एक्युमुलेशन हमारा और भी बेहतरीन होगा। और साथ ही साथ यूट्यूब के माध्यम से जो हम क्वेश्चंस करा रहे हैं आपके लिए, ये सुबह 9 बजे जो आपका हम सेशन शुरू किए हैं, इसमें भी क्वेश्चंस आपका इजी भी होगा और मॉडरेट भी होगा और हाई लेवल के भी क्वेश्चंस होंगे, जैसा कि आप कल के वीडियो में आप देखा होगा। और कल का वीडियो अगर नहीं देखे हो तो एक बार जरूर देख लेना, तो पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस के लेवल जो हैं आपके कैसे आने वाले हैं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कंसेप्चुअल होने वाले हैं। तो एक बार दिल से सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और हम यही कहना चाहेंगे कि बीपीएससी टीचर का सपना अगर आपने देखा है तो बस दिन रात मेहनत कर लीजिए और एक बार जान लगा दीजिए। एक बार लगे कि नहीं, इतना ज्यादा एफर्ट लगाइए कि लगे नहीं कि कोई कमी रह गया हो। अपना पूरा का पूरा 100% दीजिए। शायद हमको लगता है कि अगर ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगाइएगा तो एक्युमुलेशन बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से सिलेक्शन श्योर रहिए कि सिलेक्शन आपका कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत बढ़िया मौका है, इस बार नहीं चूकना है। नहीं तो पता चलेगा कि कितने साल आपको इंतजार करने पड़ जाएंगे, कहना मुश्किल है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। कल हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन तक किए थे। पिछला जो हम कल वीडियो हम कराए थे तो उसमें हम 20 क्वेश्चन तक पहुंचे थे। आज हम 21वां नंबर क्वेश्चन से हम आगे बढ़ेंगे। यहां तक कल हम लोगों ने कर लिया था। पिछली क्लास में जब हम लोगों ने किया था तो यहां तक के सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने देख लिया था, याद होगा आपको। यहां तक के सारे जो लोग नए नए जुड़े हैं, इसका पहले वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो आज एक और क्वेश्चंस की हम बात करेंगे और ये क्वेश्चंस भी बहुत ही आसान है। चलिए, रेलवे न्यू वैकेंसी को बनाने की, रेलवे न्यू वैकेंसी के लिए भी आप ये श्योर रहिए, रेलवे न्यू वैकेंसी के लिए हम लोग हमेशा से तैयार रहते हैं और हम सब मिलकर के वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अब आपकी ही बारी है, रेलवे की ही बारी है और उसमें भी मास लेवल में वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप ये भी जानते हैं और ये श्योर रहिए कि देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग बात करते हैं कि आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो आपका लिया हुआ, इसको हम कल ही बता दिए थे। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, यहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको आप डेली आप ऐसा करते हैं, लेकिन आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं ये नहीं पता होता है। हम आपको बताना चाहते हैं क्वेश्चंस में क्या बोला है कि अगर 1 केजी जल की बात करते हैं, यानी 1 केजी हमारा 1 किलोग्राम हमारा वाटर है और उस वाटर के तापमान को अगर 30 डिग्री से अगर 80 डिग्री सेंटीग्रेड करना होगा तो बताइए उसमें कितना उष्मा देना पड़ेगा। मेरे दोस्त, यहां पर कंसेप्ट को समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो समझिएगा कि क्वेश्चंस ऐसे ही आने वाले हैं। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि मान लेते हैं कि एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर क्या है, तो कहेंगे 1 केजी पानी है। इसके अंदर कितना केजी पानी है? 1 केजी पानी है, यानी कहने का मतलब है 1000 ग्राम का पानी इसके अंदर है। अब कह रहा है कि इसका तापमान 30 डिग्री टेंपरेचर ऑलरेडी था, लेकिन अब इस 30 डिग्री टेंपरेचर को हमने क्या किया, तो इस पानी को हमने यहां से गर्म करना शुरू किया और जैसे इस पानी को हम यहां से उष्मा देना शुरू किया, जैसे ही यहां से हमने इसमें हीट देना शुरू किया, तो देखा गया कि इसका तापमान बढ़ करके कितना हो गया, तो इसका तापमान बढ़ करके अब 50
50 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया। मेरे दोस्त मैं आपसे कहना चाहता हूं यहां पर कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है। कौन सा कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है? जब आप पानी गर्म करते हैं, जब आप दूध गर्म करते हैं या किसी भी द्रव पदार्थ को आप गर्म करते हैं, अगर उसके तापमान बढ़ते हैं तो समझ लेना वो ऐसी स्थिति में, अगर तापमान को बढ़ाते हैं गर्म करके तो समझ लेना वो ऐसी स्थिति में कि इसमें विशिष्ट उष्मा का कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है। इसमें विशिष्ट उष्मा का कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है। और आप कहिएगा सर ये विशिष्ट उष्मा होता क्या है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं यही तो मेरे दोस्त कंसेप्ट होता है। यहां पर विशिष्ट उष्मा का कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है। तो अगर हम यहां पर पानी को गर्म करते हैं, दूध को गर्म करते हैं, तो किसका कंसेप्ट इस्तेमाल होगा? तो कहेंगे विशिष्ट उष्मा का कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। अब कहिएगा सर ये विशिष्ट उष्मा होता क्या है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, बिल्कुल स्पेसिफिक हीट होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर हम विशिष्ट उष्मा की हम बात करते हैं तो विशिष्ट उष्मा ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी द्रव के लिए कि वह कितना उष्मा को अवशोषित कर पाता है, कितना उष्मा को अवशोषित कर पाता है। और आप जानते हैं कि वाटर के लिए और जल की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, उसका सबसे ज्यादा विशिष्ट उष्मा होता है। देखिएगा जब कोई जैसे कार से आप जा रहे हैं, कार का इंजन कभी गर्म हो जाता है तो रेडिएटर में पानी डाला जाता है, क्योंकि वो पानी जो होता है उसकी विशिष्ट उष्मा बहुत अधिक होती है। वो क्या करता है कि इंजन के हीट को अपने पास अवशोषित कर लेता है और इंजन को ठंडा कर देता है, इसीलिए ऐसा करते हैं। तो एक तो बात क्लियर हो गया कि यहां पर विशिष्ट उष्मा का कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। और विशिष्ट उष्मा हम उसको कहते हैं जिसमें उष्मा अवशोषण करने की क्षमता क्या होगी? कहेंगे उष्मा अवशोषण करने की क्षमता को रिप्रेजेंट करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, उष्मा अवशोषण करने की, उष्मा अवशोषण करने की यह क्षमता को रिप्रेजेंट करता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर हम इसमें उष्मा दे रहे हैं तो 30 से 50 हो रहा, तापमान में अंतर, इसका मतलब इसका कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में कितने का अंतर हो रहा है? तो तापमान में जो अंतर हो रहा है, अंतर को हम लोग डेल्टा टी लिखते हैं, जो कि तापमान में अंतर को दिखाता है। कितने का अंतर हो गया? तो कहेंगे 30 डिग्री से 80 डिग्री करना था, तो 30 से अगर 80 करना है तो अंतर कितने का होगा? तो कहेंगे यहां तो सर 50 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर हो गया। अब आपको जब कभी भी किसी भी द्रव पदार्थ को गर्म करते हैं और उसके तापमान में अगर अंतर करा देते हैं तो ऐसी स्थिति में बस और बस एक ही फॉर्मूला आपको लगाना है, Q इक्वल टू ms डेल्टा टी लगाना है, याद रखिएगा। अब कहेगा सर इस फॉर्मूला का इस्तेमाल सिर्फ ऐसे स्थिति में करेंगे, श्योर इसी स्थिति में आप करेंगे जब किसी द्रव पदार्थ को आप गर्म करते हैं और अगर उसके तापमान में वृद्धि होती है, तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा आपको यही लगाना है। और याद रखना है कि जब भी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, इसमें सारे के सारे यूनिट जो होने चाहिए वो आपका सीजीएस में होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर द्रव्यमान कितना केजी का था, कहेंगे 1 केजी हमारा यानी कि 1000 ग्राम पानी था। और हम जानते हैं जो पानी होता है इसके अंदर ये पानी है, हमको ये पता होना रखना पड़ेगा कि पानी की जो विशेष उष्मा होती है, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, पानी की विशेष उष्मा कितनी होती है? तो याद रखिएगा 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यूनिट भी याद रखना, कभी कभी आपके पास ये क्वेश्चन पूछता है कि इसका एसआई मात्रक क्या होगा। तो एसआई मात्रक की अगर हम बात करें तो एसआई मात्रक हमारा क्या होगा? तो कहेंगे यहां पर जूल पर केजी केल्विन होगा। लेकिन अगर इसके सीजीएस यूनिट की अगर हम बात करते हैं, एक एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, अगर सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो फिर हमारा क्या होगा? तो कहेंगे यहां पर हमारा कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड हमारा हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना। तो दो बातें यहां पर क्लियर हो गई कि ये भी जान लिए, ये भी जान लिए, और आपको ये भी पता चल गया कि जब आप पानी गर्म करते हैं या कोई भी द्रव पदार्थ को अगर आप गर्म करते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें तापमान में अंतर होगा, और अगर तापमान में अंतर होगा तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। और कितने का अंतर हुआ? तो 30 से 80 की, इसका मतलब 50 का अंतर हुआ, इसका मतलब ये आपको पता चल चुका है। और एस का मान पानी के लिए कितना होता है? कहेंगे 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 1 से गुना कर देंगे। और तापमान में अंतर कितना होता? कहेंगे 50 का। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहीं ना कहीं आपको 50,000 होगा, और 50,000 जो होगा वो हमारा कैलोरी होगा, इसीलिए इसको हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि 50 किलो कैलोरी भी हमारा होगा। एक बात मेरे दोस्त और याद रखिएगा कि 1 कैलोरी जो हमारा होता है वह कितने जूल के बराबर होगा? तो 1 कैलोरी बराबर हमारा 4.18 जूल होता है। ये सब छोटा सा रिलेशंस को एकदम हमेशा के लिए याद रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे आते हैं, तो यहां पर हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर ये करेंगे। लेकिन एक बात हम और बता देना चाहते हैं कि पानी की विशेष उष्मा आपको मैंने बता दिया कि यह पानी के लिए
विशेष उष्मा का मान कितना होगा? तो याद रखिएगा 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर आपसे यहां पर बर्फ की बात करता है, अगर आपसे बर्फ की बात करता है, या फिर अगर आपसे यहां पर वाष्प की बात करता है विशेष उष्मा के लिए, तो याद रखिएगा इसका मान आधा हो जाता है। तो यहां पर 1 है तो यहां हाफ हो जाएगा, और यूनिट हमारा कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। तो ये दोनों डेटा भी डायरेक्ट एग्जाम में आता है, कभी कभी डायरेक्ट डेटा भी पूछ लेता है, तो ये डेटा भी आपको पता होना चाहिए किसके लिए विशेष उष्मा क्या होगा। तो ये सब छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो कि आपको अगर पता चल गया तो शायद हमको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो छोटे छोटे चीजों से हमको बड़े चीजों तक पहुंचना है। हमको 1000 नहीं, हमें 5000 क्वेश्चन, 10,000 क्वेश्चन तक पहुंचना पड़ेगा, तब जाकर के साइंस आसान लगेगा। अचानक कहिएगा कि सरस्वती सवार हो जाएगी और हमें सब कुछ आ जाएगा, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मेहनत आपको करना पड़ेगा और आपको दिल से मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ऐप की क्लासेस जो है, आज से आपकी क्लासेस वो स्टार्ट हो जाएगी राजेश कुमार जी। तो ऐप पे 10 से 11 PM रात में आपकी क्लासेस चलने वाली है। तो आज से आपकी क्लासेस लाइव होगी ऐप पे। ठीक है, उसके लिए किसी को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, इसका मीनिंग समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि एक ट्रेन है जिस जैसे ही वो चलना आरंभ करती है, तो कह रहा है उसमें बैठे यात्री का सिर जो होगा वो पीछे की तरफ यहां पर झुक जाता है। किधर? तो पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है मेरे दोस्त? आपने सुना होगा जड़त्व के बारे में, समझना गौर से, यहां भी कंसेप्ट है, और अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो समझ लेना कि ऐसे बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो अगर हम जड़त्व की बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग इनर्शिया कहते हैं, इसको हम लोग इनर्शिया कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर हम जड़त्व की बात करते हैं, अगर हम इनर्शिया की बात करते हैं, तो इनर्शिया क्या करता है? हमेशा त्वरण का विरोध करता है। यह बात हमेशा के लिए याद रखिएगा। यह हमेशा क्या करता कहेंगे हम। चलिए, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल इशू आया था अभी, जिसकी वजह से थोड़ा सा क्लास में डिस्टरबेंस आया। तो आप सभी लोगों को ये कहना चाह रहे थे कि अगर हम बात करते हैं जड़त्व का, देखिए क्वेश्चंस बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चंस बनाते हुए अगर कंसेप्ट समझ में आता है तो वो सबसे बड़ी बात है। आप कहते हैं ना कि क्वेश्चंस बड़ा कंसेप्चुअल से कहना चाहेंगे, क्वेश्चंस थोड़ा देखिए लॉजिकल पूछता है और क्वेश्चन कंसेप्चुअल पूछता है, ऐसा सबका मानना है, ऐसा हम भी कहते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक कंसेप्ट नहीं पता रहेगा क्वेश्चंस बनेगा कैसे? तो बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर दिमाग में कंसेप्ट आपका है तो अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल मेरे दोस्त यहां पर टेक्निकल टीम को इंग्लिश में बता दें। चलिए तो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो यहां पर हमारा क्या है, तो याद रखिएगा, जब भी किसी गाड़ी की गति बढ़ती है तो उसी के दिशा में त्वरण होता है। तो त्वरण की जो दिशा यहां पर दिख रही है वो त्वरण की दिशा भी किधर है? तो कहेंगे ये त्वरण की दिशा हो गई। हमने क्या बोला कि जड़त्व तो हमेशा त्वरण का विरोध करता है। इसका मतलब है मेरे दोस्त कि इस पर जड़त्व जो काम करेगा वो पीछे की ओर काम करेगा। ये जड़त्व जो है हमारा, ये पीछे की ओर काम करेगा, जिसको हम लोग इनर्शिया कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर त्वरण आगे की ओर हुआ तो जड़त्व के पीछे की ओर होगा, और जड़त्व का मतलब ही होता है झटका। याद रखिएगा, जड़त्व का मतलब ही होता है झटका। जैसे आप गाड़ी में जाते हैं, अचानक झटका खाते हैं, तो ये जड़त्व का मतलब झटका। तो जिधर जड़त्व है उधर ही झटका आपको लगेगा। इसका मतलब है कि अगर कोई गाड़ी रुकी हुई है और अचानक चल देती है तो उसकी गति बढ़ जाती है, और जब गति बढ़ेगी तो उसी के दिशा में त्वरण हो जाएगा। और हम कहेंगे कि इस त्वरण का विरोध कौन करेगा? तो कहेंगे जड़त्व करेगा। तो जिधर जड़त्व होगा उधर ही आपको झटका लगेगा। इसका मतलब है कि अगर गाड़ी अचानक आगे बढ़ती है तो आपको झटका किधर लगेगा? तो
कहेंगे पीछे लगता है, इसलिए जो बैठे यात्री हैं उनका सिर पीछे की ओर आएगा, गति गाड़ी आगे करती है। तो हम कहेंगे ऐसी स्थिति में ये आदमी जो था, ये आदमी इसके अंदर जो बैठा हुआ था वो स्थिर अवस्था में था, गाड़ी रुकी हुई थी, अचानक गाड़ी चलना शुरू किया, तब ये झटका खाया है। तो इसको हम लोग स्थिरता का जड़त्व के नाम से हम लोग जानते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर हम कहेंगे यहां पर ए ऑप्शन हमारे राइट हो जाएंगे। अगर कोई भी वस्तु या कोई भी गाड़ी के अंदर अगर आप बैठ जाते हैं, गाड़ी के अंदर कोई आदमी बैठ जाता है और अगर गाड़ी गति में होती है, तब अगर अचानक रुकता है तो ब्रेक लगाया जाता है। तो जब ब्रेक मारते हैं तो उसमें गति घटती है, जब गति घटती है तो नेगेटिव त्वरण होता है, इसका त्वरण की दिशा विपरीत हो जाती है और हमारा जड़त्व आगे की ओर हो जाएगा और झटका आपको आगे की ओर लगता है। यही कंसेप्ट आपका इस्तेमाल होता है यहां पर, याद रखेंगे। और याद रखिएगा कि एक चीज और हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर हम जड़त्व की बात करते हैं तो ये जड़त्व जो हमारा होता है इसका कंसेप्ट कहां से मिला है। तो याद रखना मेरे दोस्त कि इस जड़त्व का जो कंसेप्ट मिला है, याद रखना ये न्यूटन के प्रथम नियम से मिला, इस बात को नहीं भूलना। ये कहां से, तो ये आपका न्यूटन के प्रथम नियम से ये जड़त्व का कंसेप्ट मिला, इस बात को ध्यान रखना। न्यूटन के प्रथम नियम की अगर हम बात करते हैं तो यहीं से इसका कंसेप्ट मिला जिसको हम लोग जड़त्व के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब अगर हम बात करते हैं यहां पर कि जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, तो हम बात करेंगे, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। याद रखिएगा इसको हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हम लोग पढ़ते होंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग जानते हैं। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जिसको हम लोग शॉर्ट में MOI से लिखते हैं, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग वस्तु के लिए अलग अलग होता है। याद रखिएगा अलग अलग वस्तु के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान क्या होगा, तो कहेंगे अलग अलग होगा। जैसे कि हम बताए थे कल आपको कि रिंग के लिए mr² होगा, डिस्क के लिए mr²/2 होगा, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 mr² होगा। ये उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अलग अलग बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान अलग अलग होगा। अगर आपसे पूछ लेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बताइए यूनिट क्या होगा, तो याद रखना मेरे दोस्त यही चीज तो पूछता है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपसे SI यूनिट अगर आपसे पूछ लिया तो बस आपको आंसर्स करना है। तो याद रख लीजिए कि किसी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारे लिए रिंग है, जैसा कि मान लेते हैं कि इसको हम मान लिए कि ये हमारे लिए रिंग है और इसका ये सेंटर है और इसका ये यहां से यहां तक त्रिज्या R है। इसका सारा मास कहां पे है, तो कहेंगे इसके परिधि पर है। तो कहेंगे इसके लिए अगर इसके सेंटर के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखते हैं जिसको I0 से दिखाते हैं और ये कितना होगा, तो याद रखिएगा ये mr² होगा। किसी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट सेम ही होता है, याद रखना। अगर हम यहां पर m की बात करते हैं तो m हमारा द्रव्यमान का यूनिट kg होगा। यहां पर त्रिज्या है तो त्रिज्या क्या है, तो दूरी का यूनिट, त्रिज्या हमारा क्या है, दूरी को रिप्रेजेंट करता है। और हम कहेंगे जब भी त्रिज्या देखते हैं तो मीटर सेंटीमीटर में होता है। इसका मतलब है कि यहां पर हमारा अगर ऐसा यूनिट लिखना चाह रहे हैं तो ये मीटर का स्क्वायर होगा। तो याद रखिएगा, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि kg मीटर स्क्वायर जो हमारा होता है, ये कहीं ना कहीं हमें पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जरा तो आघूर्ण होता है उसका ये यूनिट होता है। तो याद रखिएगा kg मीटर स्क्वायर किसका है, तो कहेंगे kg मीटर स्क्वायर जरा तो आघूर्ण का यूनिट होता है जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। जैसा कि मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया कि ये रिंग है, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ही होता है। डिस्क के लिए mr²/2 होगा, सॉलिड सिलेंडर के लिए mr²/2 होता है। अगर हम सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं तो 2/5 mr² होता है। अगर हॉलो स्फीयर की बात करते हैं तो 2/3 mr² होता है। हम बार बार जो आपको बोल रहे हैं इतनी चीज, तो ये कहीं ना कहीं एक कंसेप्ट आपको आगे चल करके देगा। इसलिए ध्यान रखिएगा सब के सब क्वेश्चंस आपके बेहतरीन आपके सामने आने वाले हैं। बस और बस आपको ग्रैब करने की जरूरत है। अगर आप सही से पढ़ लिए तो हमको लगता है कि दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है आपको एग्जाम को निकालने से। कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि लगेगा कि हम क्रैक करके आ जाएंगे। आपको लगेगा कि हमको कुछ ना कुछ आता है, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए आपके कंसेप्ट में। अगर कंसेप्ट को क्लैरिटी बनाना है, अगर अपने कंसेप्ट को इंप्रूव करना है, तो एक एक क्वेश्चंस के माध्यम से आपको करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि आप नोट्स पढ़ते जाएंगे, भूलते जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। कंसेप्ट तो क्वेश्चंस बनाने से क्लियर होता है, इस बात की गारंटी, इस बात को आप भी समझते हैं और हमको भी ऐसा लगता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर्स यहां पर आप करके बता दीजिए, ये क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे। मेरे दोस्त यहां पर वायु की बात कही गई है कि हमारे एनवायरमेंट में जो है वायु गर्म होती है। हमारे एनवायरमेंट में जो वायु गर्म होती है वह किसके कारण गर्म होती है, ये आपसे पूछा गया है। ये कौन से प्रोसेस के कारण गर्म हुआ है, तो एयर हीटेड अप, यानी किसके कारण हमारा वायु गर्म होती है। एक बार जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर करके बताएंगे।
अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त, समझिएगा इसका भी कंसेप्ट है। अगर हम बात करते हैं यहां पर उष्मा संचरण का, अगर हम बात करते हैं यहां पर उष्मा, एक बार हम बात कर लेते हैं पहले उष्मा का। लोगों को कंफ्यूजन होता है और आज के बाद हमको नहीं लगता किसी को कंफ्यूजन होना चाहिए। अगर आपसे हम बात करते हैं उष्मा का, जिसको हम यहां पर हीट कह देते हैं, अगर उष्मा की बात करते हैं तो याद रखना उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है। उष्मा क्या है तो कहेंगे उष्मा जो होता है ये एक प्रकार का ऊर्जा होता है, और ऊर्जा का यूनिट क्या होगा तो कहेंगे यहां पर जूल होता है। तो अगर हम उष्मा की बात करते हैं तो उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है, उसका ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे तो कहेंगे जूल लिखेंगे। लेकिन अगर हम आपसे कहना चाहते हैं मेरे दोस्त कि अगर हम उष्मा संचरण की अगर हम बात करते हैं, यहां पर मामला फंस जाएगा। अगर हम बात करते हैं उष्मा संचरण की तो उष्मा संचरण को हीट नहीं कहते हैं, इसको हम लोग हीट ट्रांसफर कहते हैं। याद रखिएगा दोनों चीज अलग अलग है। तो अगर हीट नहीं, अगर हम हीट ट्रांसफर की बात करते हैं जिसको हम यहां पर उष्मा संचरण कह देते हैं, तो उष्मा संचरण हमारा क्या है, तो संचरण की जब बात होती है तो एक जगह से दूसरे जगह जाने की बात होती है। इसका मतलब है कि उसमें टाइम से हम क्या करेंगे तो डिवाइड करेंगे। अगर किसी भी ऊर्जा में अगर समय से डिवाइड कर देंगे तो ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है, किसी भी उष्मा में अगर समय से डिवाइड कर देंगे तो वह उष्मा संचरण को दिखाता है। इसका मतलब है कि अगर हम यहां पर कहना चाहें कि ये हमारा हीट जो है ये हमारा क्यू होता है, तो अगर हम उष्मा संचरण की बात करते हैं तो इसको क्यू बाय टी दिखाना पड़ेगा। और ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे उष्मा हमारा यूनिट जूल होगा, और ये जो हमारा टी दे रखा है ये कहीं ना कहीं हमारा सेकंड है, और उष्मा संचरण का जो यूनिट होगा वो हमारा वाट होगा। अगर आपको नहीं पता होगा तो शायद आज के बाद कभी गलती नहीं करोगे, क्योंकि सर उष्मा का यूनिट जूल होगा लेकिन उष्मा संचरण का यूनिट वाट होता है, ये मैंने पहली बार सीखा है और क्लैरिटी के साथ सीखा है। ये बात भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं आपसे इसी कंसेप्ट की मैं बात करता हूं। हमारी वायु गर्म होती है तो कहीं ना कहीं उष्मा संचरण के कारण गर्म होती है, ऐसे गर्म नहीं हो जाती है। उष्मा चलते हुए जहां जहां पहुंचेंगी वहां वहां के वातावरण को गर्म करती है। इसका मतलब उष्मा नहीं, उष्मा संचरित होकर के ऐसा होता है। तो आपको यह बात ध्यान रखना है कि उष्मा संचरण की बात अगर हम करते हैं, यदि हम यहां पर उष्मा संचरण की अगर हम बात करते हैं तो याद रखना उष्मा संचरण का जो माध्यम होता है वो हमारा अलग अलग होता है, या फिर उष्मा संचरण की जो विधि होती है वो हमारा अलग अलग होता है। अगर हम उष्मा संचरण की विधि की बात करते हैं तो सबसे पहले याद रखना एक तो हमारा विधि कंडक्शन का होता है, और अगर कंडक्शन की बात करते हैं तो हिंदी में इसको हम चालन विधि कहते हैं। दूसरा याद रखना मेरे दोस्त, अगर दूसरे की बात करते हैं जिसको हम लोग यहां पर कन्वेक्शन के नाम से जानते हैं, और याद रखिएगा ये जो कन्वेक्शन होता है इसको हम यहां पर संवहन कहते हैं। और याद रखना कि अगर तीसरे की अगर हम बात करते हैं जिसको हम लोग यहां पर इंग्लिश में रेडिएशंस कहते हैं, याद रखिएगा रेडिएशंस को हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे तो इसको हिंदी में हम लोग यहां पर विकिरण कहते हैं। बस और बस ये कंसेप्ट हमारा क्या कहता है मेरे दोस्त कि अलग अलग हमारा माध्यम में, अलग अलग माध्यम में उष्मा का संचरण अलग अलग मीडियम अलग अलग विधि द्वारा होता है। अगर आपसे चालन विधि द्वारा उष्मा का संचरण कहता है तो याद रखिएगा चालन विधि द्वारा उष्मा का संचरण कहां पे होगा तो कहेंगे ये केवल और केवल ठोस पदार्थ में होगा। केवल और केवल कहां पे होगा तो कहेंगे केवल और केवल ठोस पदार्थों में ऐसा होता है। जितने भी आपके ठोस पदार्थ होते हैं उसमें एक जगह से उष्मा अगर दूसरे जगह जाता है, इसका मतलब है कि वह कौन सा विधि हो गया, कहेंगे चालन हो गया। आप देखिएगा गर्मी के दिनों में आपका रूम का तापमान कम होता है, बाहर का तापमान बहुत अधिक होता है, बाहर बहुत ज्यादा तापमान बढ़ता है तो आपका रूम भी गर्म होने लगता है, क्योंकि आपके दीवार के अंदर की बात करते हैं, सिर्फ दीवार की बात करते हैं, उस दीवार में जो उष्मा का संचरण होगा उसी को हम लोग चालन विधि कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना। तो अगर किसी ठोस पदार्थ में उष्मा का संचरण होगा तो चालन विधि द्वारा होगा। आप कढ़ाई में खाना बनाते हैं, देखिएगा कढ़ाई को गर्म करते हैं, चम्मच गर्म हो जाता है तो इसका मतलब वो भी ठोस पदार्थ है। और अगर किसी ठोस पदार्थ में अगर उष्मा का संचरण होता है तो हम लोग सीधे सीधे कहते हैं कि उसमें चालन विधि द्वारा उष्मा का संचरण हुआ है। इसमें कहीं से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये कंसेप्ट आपका एकदम नीट एंड क्लीन है। अगर हम दूसरे कंसेप्ट के और बढ़ते हैं तो दूसरा हम लोग देखते हैं यहां पर कन्वेक्शन का, जिसको हम लोग यहां पर कह देते हैं संवहन। तो मेरे दोस्त ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर हम द्रव की बात करते हैं या फिर अगर हम गैस की बात करते हैं तो द्रव और गैस पदार्थ में जब उष्मा का संचरण होता है तो वैसी विधि को
हम कहते हैं यहां पर क्या कहेंगे, संवहन कहते हैं। और याद रखिएगा ये जो हमारा द्रव और गैस पदार्थ है, इसके पीछे भी हमारा एक कंसेप्ट होता है कि केवल द्रव और गैस हो जाने से संवहन नहीं हो जाएगा, द्रव और गैस के हो जाने से संवहन नहीं होगा। क्या जरूरी है, कहेंगे इसके लिए एक कंडीशन लागू हो जाता है, और उस कंडीशन को ध्यान रखना कि ये तभी ऊष्मा का संचरण द्रव और गैस में संवहन विधि द्वारा होगा। तो कहेंगे उसके लिए जरूरी है कि द्रव और गैस हमारा कैसा होना चाहिए, ये हमारा फ्लो करता हुआ होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए, तो कहेंगे ये हमारा फ्लो करता हुआ होना चाहिए। अगर ये हमारा फ्लोइंग है, अगर हमारा ये फ्लो कर रहा, बह रहा है, बहते हुए फ्लो करते हुए ऊष्मा का संचरण करता है, तो उसको हम कहते हैं संवहन। इस बात को ध्यान रखना। आगे हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्त यहां पर, और ये तीसरा जो हमारा है जिसको हम यहां पर रेडिएशंस के नाम से जानते हैं, इसको भी समझना है गौर से। अगर रेडिएशंस की बात करते हैं तो ये हमारा कहां पर होगा, तो याद रखिएगा ठोस, द्रव, गैस कहीं भी हो जाएगा। इसके लिए किसी मीडियम्स की कोई जरूरत नहीं होती है, किसी माध्यम की कोई जरूरत नहीं होती है, ये कहीं भी हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसके लिए कोई माध्यम, किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। याद रखिएगा इसके लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, इसके लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, ये कहीं भी हो जाएगा। किसी भी माध्यम की जरूरत यहां पर ध्यान रखना कि नहीं होती है, किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं यहां पर, तो कहेंगे रेडिएशंस कहते हैं। अब एक बात याद रखना है, अगर किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है और उसमें संचरित हो जाती है, तो हम कहेंगे वो विकिरण नहीं होगा, अभी भी कहेंगे नहीं होगा। लेकिन उसके लिए अगर एक कंडीशंस की अगर हम बात करते हैं, अगर ये कंडीशन फुलफिल कर दिया तो समझ लेना कि एकदम श्योर होगा। तो कंडीशन ये है कि कहीं पर भी अगर विकिरण होती है, कहीं पर भी ऊष्मा का संचरण अगर विकिरण माध्यम से होता है, तो आप कहना सीधा सीधा कि यहां पर हमारा क्या होगा, कहेंगे यहां पर हमारा उच्च तापमान हो जाएगा। उच्च तापमान अगर होता है, अगर बहुत ज्यादा तापमान होता है, तो वहां से अपनी आप ऊष्मा संचरित कर जाती है। इस बात को ध्यान रखना। अगर इस क्वेश्चंस के अगर क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे तो एक बार क्वेश्चन का आंसर करके बताइएगा, ठीक है। चलिए सर, रेलवे में ये वैकेंसी को लेकर के नवीन सर को वीडियो बनाना चाहिए। बिल्कुल नवीन सर आपके वीडियो बनाएंगे। आप जितना सोचते हैं नवीन सर के बारे में, उससे 10 कदम सर हमेशा आगे सोचते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके मन में है तो उनके मन में बहुत पहले से चलता आ रहा है, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए वो मेहनत करते हैं। आप ही लोगों के लिए वो हमेशा सोचते हैं कि कैसे स्टूडेंट को, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को रिजल्ट दिलवाए। इसीलिए ये कहने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद रेलवे के लिए इतनी बार आप देखेंगे ट्विटर अभियान किए हैं, और उसमें वो हिस्सा लिए हैं, और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए हैं। तो याद रखिएगा कि इस अगर ऐसा अगर होता है तो सर भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप की जो रेलवे की वैकेंसी रुकी हुई है उसको बहुत जल्द आपके सामने लाएंगे, ठीक है। इसलिए उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए 99 वाला जो बैच है वो आपका आज से चलना है, क्योंकि कल आपका इंट्रोडक्शन क्लास था, लेकिन आज से आपको क्वेश्चंस का पीडीएफ भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ आप ये श्योर रहिए कि 10 से 11 पीएम में आपकी क्लासेस चलेगी, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं यहां पर। तो यहां पर वायु अगर गर्म होती है तो हम सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं ऐसा है कि हम लोगों को यह बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी ऐसे मीडियम्स की हम बात करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं यहां पर कंडक्शन और कन्वेक्शन की बात करते हैं, चालन और संवहन की बात करते हैं, तो उसके लिए मीडियम्स का होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर हम रेडिएशंस की बात करते हैं, जिसको विकिरण कहते हैं, उसके लिए किसी मीडियम्स की कोई जरूरत नहीं होती है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चंस एकदम लॉजिकल पूछेगा, बस और बस हम यही कहना चाहेंगे कि क्वेश्चंस का आंसर आप बहुत प्यार से करेंगे। तो देखिए वायु गर्म होती है, यहां पर कहीं नहीं बोला है कि बहुत उष्मा से, बहुत ज्यादा तापमान पर वायु गर्म होती है। यहां पर सिंपल बोला है कि वायु गर्म होती है। तो वायु हमारा क्या है, हवा हमारा क्या है, हवा फ्लो करते रहता है, और अगर हवा फ्लो करते हुए उष्मा का संचरण करता है तो ऐसी विधि को हम क्या कहेंगे, तो संवहन विधि कहते हैं। अगर यह बोलता कि सूर्य से लेकर के रोशनी हमारे वायु गर्म होती है, तब हमारा विकिरण होता, लेकिन सूर्य की कोई बात नहीं किया है। वायु गर्म होती है, तो वायु अगर गर्म होती है तो कहेंगे संवहन विधि द्वारा, क्योंकि वायु हमारा क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है, फ्लो करता है। और वैसी स्थिति में यहां पर गैस आ गया, और हमारा वायु भी एक प्रकार का गैस है। गैस में उष्मा का संचरण किस विधि द्वारा, कहेंगे संवहन हो जाएगा। इसलिए आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आप सभी लोग बताइए। कह रहा है कि एक बैटरी है जो कि 10 सेकंड में 25 कूलम का आवेश निकालता है। मेरे दोस्त 10 सेकंड में अगर 25 कूलम का आवेश अगर निकालता है, इसका मतलब क्या होगा? तो 10 सेकंड में 25 कूलम आवेश निकालता है। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो मेरे दोस्त एकदम सिंपल है, और आपको धारा पूछा गया है। हमने आज क्या बोला कि आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? ध्यान सुनिएगा, आवेश के प्रवाह की दर अगर बोल दिया, इसका मतलब समझिएगा, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यह बात आपके जहन में होगा कि इसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो यहां पर आवेश है, उनके प्रवाह की दर है, तो आवेश का मतलब क्यू हो गया, और दर अगर बोल दिया तो किसी का भी दर बोलेगा तो टाइम से डिवाइड करना होगा, और यह विद्युत धारा के बराबर होगा। अब आप लगा दीजिए इस फॉर्मूले को, कितना कूलम दे रखा है, तो यहां पर क्यू का मान आपको यहां पर ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि 25 कूलम होगा। आपको टाइम ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि 10 सेकंड होगा। तो बताइए इसमें क्या दिक्कत है कि आप नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 2.5 एम्पियर आपका यहां पे राइट आंसर हो जाएगा इस तरह से। यानी कि इस क्वेश्चन के अगर हम आंसर करेंगे तो इस क्वेश्चन के आंसर हमारे क्या होंगे? तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां पे वी हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बस और बस आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की यहां पर जरूरत है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि एक चालक में प्रवाहित हो रही 2 एम्पियर की धारा 10 सेकंड में, आपको कह रहा कितना टाइम ले रहा है? 10 सेकंड, और जो चालक है उससे 2 एम्पियर की धारा जा रही है और 80 जूल उष्मा जो है वह उत्पन्न करती है। मेरे दोस्त आप सभी लोगों ने ऐसा देखा होगा, अगर किसी वायर से कोई करंट पास करता है तो देखिएगा वो वायर गर्म हो जाता है। देखिएगा बल्ब जब बहुत देर तक जलता है तो बल्ब भी गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे का क्या रीजन है? तो इसको हम कहते हैं यह विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव है, क्योंकि हम जानते हैं जब करंट का फ्लो होगा तो इसमें उष्मा उत्पन्न होता है। इसमें क्या उत्पन्न होगा? कहेंगे इसमें उष्मा उत्पन्न होता है, और जब उष्मा उत्पन्न होगा किसके कारण? तो कहेंगे विद्युत धारा के कारण होगा। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव के नाम से जानते हैं। यह विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है? कहेंगे उष्मीय प्रभाव। और विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का जो कंसेप्ट दिया है वह किसने दिया? याद रखिएगा, इसका कंसेप्ट जूल नामक साइंटिस्ट ने दिया, जिसको हम लोग जूल कहते हैं। याद रखिएगा, नाम इंग्लिश हिंदी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जूल ही कहते हैं। अब यहां पर उन्होंने एक रिलेशन दे दिया कि अगर उष्मा उत्पन्न करेगा तो कितना उष्मा उत्पन्न करेगा। जैसे आप देखिएगा कि आयरन करते हैं घर में, तो आयरन में करंट भेजते हैं और आयरन गर्म हो जाता है। विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव पर वो काम करता है। विद्युत धारा अपना एनर्जी कहेंगे हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप कहेंगे हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इसी को तो हम कहते हैं विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। और ये कौन दिया है? तो कहेंगे जूल ने दिया है। और कितना उष्मा उत्पन्न होगा? तो ये उष्मा उत्पन्न करने की अगर हम बात करते हैं तो उष्मा को क्यू से दिखाएंगे, और ये हमारा फॉर्मूला यहां पर लगा करके निकालेंगे। यहां पर हमारा क्यू इक्वल टू क्या होगा? कहेंगे यहां हमारा आई स्क्वायर आर टी लगा देंगे, या क्यू के जगह पर आप एच भी लिखते हैं। ये भी उष्मा, ये भी उष्मा है। अब बताइए करंट कितना जा रहा था उस वायर से, उस चालक से? कहेंगे 2 एम्पियर का करंट, 2 का स्क्वायर। कितना रेजिस्टेंस था उसका? नहीं दे रखा। इतना जूल आपको दे रखा है, कितना जूल वह यहां पर इतना जूल वो क्या कर रहा था? कहेंगे उष्मा उत्पन्न कर दिया। अब यहां से कह रहा कि चालक का प्रतिरोध कितना होगा? आपसे आर पूछ लिया गया, तो ये पूछा गया आपसे आर। और टाइम कितना ले रहा था? तो कहेंगे यहां पर टाइम 10 सेकंड का ले रहा था। अब आप देख लीजिए, ये 0 से ये 0 चला गया, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यानी आप रेजिस्टेंस का यूनिट कितना कहोगे? 2 ओम कह दोगे। यही आपके राइट आंसर होंगे। तो अगर किसी वायर में 2 एम्पियर की धारा जाती है, 10 सेकंड के लिए जाती है, अगर उसमें 80 जूल का अगर उसमें उष्मा उत्पन्न होता है, तो उस वायर का कितना प्रतिरोध होगा? वो भी आपने बता दिया कि 2 ओम प्रतिरोध होगा। मेरे दोस्त एक बात याद रखिएगा कि कोई भी चालक अगर उससे विद्युत धारा प्रवाह करता है तो सभी चालक में क्या होता है? तो कहेंगे अपना अपना प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध का मान अलग अलग होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर हम लोग यहां पे कर लिए, और ये सब कंसेप्ट भी आपको पता चल गया होगा कहां क्या करना है। आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन ये जो आप देख पा रहे हैं अम्लराज, जिसको एक्वारेजिया कहते हैं, आप बीपीएससी का क्वेश्चन उठा करके देखिएगा ना, तो बीपीएससी में ये कई बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है। आप उठा करके बीपीएससी के क्वेश्चंस को देखेंगे। हमने क्या किया है कि जो आपका बीपीएससी प्रशासनिक का जो एग्जाम होता है उसके भी कुछ क्वेश्चंस को हमने एक्युमुलेट किया है आपके 99 वाले बैच में। तो उसमें हमने क्या किया है कि जो क्वेश्चंस बीपीएससी ने पूछा है, लॉजिकल टाइप का जो क्वेश्चंस पूछा है, बीपीएससी जहां जहां साइंस के क्वेश्चन पूछती है सारे साइंस के क्वेश्चन को एक्युमुलेट करके मैंने वो 99 रुपया वाला जो बैच मैंने दिया है उसमें आप देखिएगा कि सारा क्वेश्चंस मैंने डाल दिया है, वो भी बाइलिंगुअल करके मैंने डाला है, क्योंकि बाइलिंगुअल एग्जाम भी होती है और बाइलिंगुअल क्वेश्चंस उपलब्ध था, तो बीपीएससी को वो सारे क्वेश्चंस अब आपको उसमें करवा रहे हैं ताकि एक भी क्वेश्चंस नहीं छूट पाए। और ये क्वेश्चन जो आप देखते हैं उसी बीपीएससी के क्वेश्चन में से एक है जो कि आपके एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। तो आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, अगर हम एक्वारेजिया की बात करते हैं तो ये एक प्रकार का मिश्रण होता है। यहीं पर क्लियर हो गया कि एक्वारेजिया क्या है, तो कहेंगे एक मिश्रण है, लेकिन हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा ये एक प्रकार का हमारा सॉल्यूशंस होता है। ये हमारा क्या कहेंगे यहां पर सॉल्यूशन है। इसी को हम लोग हिंदी में अगर बोले तो क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग विलियन कहते हैं। लेकिन याद रखना पड़ेगा कि इस विलियन की अगर हम बात करते हैं इसमें दो चीज का मिश्रण होगा। एक तो हमारा क्या होगा, कहेंगे यहां पर सांद्र होना चाहिए, सांद्र HCl होगा। लेकिन सांद्र HCl के कितने भाग होंगे, तो कहेंगे सांद्र HCl के यहां पर 3 भाग यहां पर होता है। सांद्र HCl के 3 भाग होंगे। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि यहां पर सांद्र HNO3 की बात करते हैं, इसको नाइट्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। सांद्र HNO3 के 1 भाग यहां पर होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। सांद्र HNO3 के 1 भाग यहां पर मौजूद होंगे। तो इन दोनों को मिलाकर के क्या बनाया जाता है, तो कहेंगे एक्वारेजिया का सॉल्यूशंस बनाया जाता है। अब ये याद कैसे रहेगा, तो आपको याद करने का भी एकदम तरीका पता होना चाहिए कि अगर एक्वारेजिया बोल दिया तो समझ लेना कि वह एक मिश्रण हमारा है, और मिश्रण अगर है तो उसी को हम सॉल्यूशंस या विलियन कहते हैं। लेकिन किसका किसका मिश्रण है, तो कहेंगे वहां पर यह सांद्र होना चाहिए। हमेशा याद रखना सांद्र, सांद्र HCl के 3 भाग, और सांद्र यहां पर HNO3 के कितने, तो कहेंगे यहां पर नाइट्रिक एसिड का 1 भाग होगा। कैसे याद रहेगा, कौन 3 कौन 1 होगा, तो कहेंगे HCl। ये देखो 3 ही कंपोनेंट इसमें दिख रहा है, इसका मतलब इसके 3 भाग होंगे। और ऑटोमेटिक आपको याद करने का बस हम ट्रिक बता रहे हैं। अगर HCl है तो 3 गो है, इसका मतलब ये इसके 3 भाग होंगे। लेकिन ये सांद्र ये भी होगा, सांद्र ये भी होगा। इन्हीं को मिलाकर के जो सॉल्यूशंस बनाया जाता है उस सॉल्यूशंस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्वारेजिया कहते हैं। आप कहेंगे सर इसका इस्तेमाल कहां पे करते हैं, तो एक्वारेजिया का इस्तेमाल आपको पता होना चाहिए कि जितने भी सोनार लोग होते हैं उनका इस्तेमाल एकदम भरपूर करते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम, ये सब उसमें आसानी से घुल जाता है। और इसीलिए सोनार के पास अगर सोना लेके गए साफ कराने के लिए तो आपका सोना चोरी हो गया, आपको लगेगा कि मेरा सोना साफ हो गया, पता चला कि आपका सोना चोरी हो गया। क्योंकि सोनार लोग क्या करते हैं, उसी सॉल्यूशन में डाल करके आपके सोना को गला करके वो क्या करते हैं, रख लेते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करते हैं इस एक्वारेजिया में क्या होगा, क्योंकि इस एक्वारेजिया में याद रखना पड़ेगा आपको कि इसमें सोना चांदी सब घुलनशील होता है। इसमें सोना हो गया, या फिर अगर हम चांदी की बात करते हैं, सोना चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब हमारा क्या होगा, कहेंगे सोना चांदी एल्युमिनियम प्लेटिनम, ये सब हमारा क्या होगा, कहेंगे यहां पर इत्यादि एटसेट्रा, ये सब क्या होगा, कहेंगे यहां पर घुलनशील होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात घुलनशील होता है। यही बात याद रखना है मेरे दोस्त, यही बात याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस भी आपको यहीं से पूछता है। इसमें सोना चांदी आपका प्लेटिनम एल्युमिनियम ये सब के सब क्या होंगे, तो कहेंगे घुलनशील होते हैं। तो ये हमारा होगा। तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शंस पे आते हैं, तो जहां जहां सांद्र होगा वही आंसर। तनु की तो हम बात ही नहीं की है, और HCl की बात की है, तो यहां पर हाइड्रोक्लोरिक है, यहां सल्फ्यूरिक है, तो ये तो होगा नहीं। तो आंसर एक ही बच गया, आंसर करेंगे डी, यानी सांद्र HCl हो गया हमारा, और सांद्र नाइट्रिक अम्ल हो गया। HCl में 3 कंपाउंड, इसके 3 भाग होंगे, इसके कितने, तो 1 भाग होंगे। तो 3 और 1 का रेशियो होता है, और इस तरह से हम कहेंगे ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी जिनके थे उनके एकदम बिल्कुल राइट होंगे, उसमें कोई शक नहीं है। और हमको लगता है कि आप लोगों को आनंद आ रहा होगा, आप लोगों को लग रहा होगा कि जो भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं उस क्वेश्चन की क्लैरिटी है। अगर क्वेश्चंस की क्लैरिटी है तो आप सभी लोग एक बार लाइक बटन दबा दीजिए। बहुत ही प्यार आता है कि अगर आप लाइक बटन दबाते हैं तो शायद इससे ज्यादा खुशी और कुछ चीज में नहीं मिलता है। इसलिए एक बार लाइक बटन तो बनता है, एक बार लाइक बटन आप सभी लोग मिलकर के दबा दीजिए, फिर हम
आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जल्दी से फास्ट आप लोग ऐसा काम करेंगे। अगला क्वेश्चन हम आपको एक से बेहतरीन क्वेश्चन में से एक हम आपके लिए लाते रहेंगे, ये श्योर है, लेकिन उसके लिए लाइक बटन आपको दबाते रहना है और एक प्यारा सा गिफ्ट आपको देते रहना है। हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट, हमारे लिए सबसे बड़ा जो तोहफा होगा वो आपका लाइक बटन ही होता है, ये बात आपको भी पता है। इसीलिए अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। क्यों सोए हुए हो, क्यों यार, थोड़ा सा इंटरेस्ट लो और लाइक बटन दबा दो, थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ। दबा दिए सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा कोई भी बल की बात हो रही है, समझना गौर से मेरे भाई। ये भी क्वेश्चन आपका एक नंबर क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है, एक सिंगल उपाय है। अगर वो सिंगल उपाय हो गया तो ये सिंगल तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन समझिए क्या कहता है। कह रहा है कोई भी बल 1 केजी पिंड की गति को, 1 केजी पिंड यानी वस्तु है, 1 केजी का वस्तु है। कह रहा इस वस्तु की गति को 4 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक कर देता है। यानी इतना से इतना कर देता है, बढ़ा देता, देखो बढ़ा देता है, कर देता है। तो बताइए कि इस बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। अब आपको लगेगा कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो एकदम सिंपल है। जब कभी भी बोलेगा कि किसी वस्तु में कोई बाहरी बल लगा करके उसकी गति को अगर बढ़ा देते हैं, उसकी गति को इतना से इतना कर देते हैं, तो बताइए उस बल के द्वारा कितना किया गया कार्य होगा। तो आप सीधा सीधा कहना कि उसके लिए कुछ नहीं, बस और बस इसको स्टार कर लेना। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप कहना इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं वर्क डन इक्वल टू, यहां पर हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, याद रखिएगा। तो यहां पर चेंज है, यहां पर क्या है तो कहेंगे चेंज है। चेंज का मतलब डेल्टा होता है, और चेंज का मतलब यह भी होता है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस क्या होगा, कहेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा। अब आप जानते हैं कि फाइनल मतलब क्या हो गया, हाफ, द्रव्यमान बदलने वाला है नहीं, तो वेलोसिटी फाइनल का स्क्वायर हो सकता है। यहां भी इनिशियल में वही हाफ m बदलने वाला है नहीं, तो इनिशियल जो वेलोसिटी होगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से जो कॉमन होगा उसको निकाल दीजिए, तो m/2 कॉमन है, वेलोसिटी फाइनल का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी इनिशियल का स्क्वायर कर देंगे। अब कुछ नहीं करना, द्रव्यमान को पुट कीजिए। 1 केजी द्रव्यमान है तो 1 हो गया यहां पर 1/2, और वेलोसिटी फाइनल कितना है, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, ये प्राथमिक, ये प्रारंभिक है, और ये अंतिम हो गया। चूंकि यहां से यहां बढ़ के गया है तो हम कहेंगे यहां पर 8 के स्क्वायर कितना होगा, कहेंगे यहां पर 64 डायरेक्ट लिख देते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होगा, कहेंगे यहां पर 16 हो गया। और इसको अगर हम लोग कैलकुलेट अगर कर लेते हैं तो 64 में से अगर मेरे दोस्त 16 जाएगा तो कितना बचेगा, कहेंगे यहां पर 48 हमारा बच जाएगा, यानी कि 48 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना होगा, कहेंगे 24 जूल हो जाएगा। इसका मतलब है कि वर्क डन का मतलब होता है किया गया कार्य कितना होगा, तो कहेंगे 24 जूल हो गया। इस वर्क डन का हिंदी मीनिंग क्या होगा, तो कहेंगे इस वर्क डन का हिंदी मीनिंग होता है किया गया कार्य। इस वर्क डन का हिंदी मीनिंग होता है किया गया कार्य, इस बात को ध्यान रखना। तो किया गया कार्य कितना होगा, तो कहेंगे ये हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो कितना दे दिया, तो कहेंगे 24 जूल दे दिया। बताइए ऐसे क्वेश्चंस में केवल और केवल यही काम करना है और आपके आंसर्स आ जाएंगे। इसमें कहीं से कोई दौड़ाई नहीं है कि ये कंसेप्ट आपको नहीं बुझाया होगा। तो आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इस क्वेश्चन से भी हम लोग सीखेंगे, जानेंगे कि क्वेश्चन क्या आ सकता है। ये मत सोचिएगा कि हम 25 क्वेश्चन कराएंगे और आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा कतई संभव नहीं है। दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि ऐसा कोई करा देगा। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि अगर हम 100 या 1000 क्वेश्चंस करेंगे ना, तो उस 1000 क्वेश्चन से 5000 तक पहुंचेंगे, और उसी 5000 में से आपके 2500 क्वेश्चन का निचोड़ होगा। अलग से कहीं दुनिया से उड़ के नहीं आता है कंसेप्ट, कंसेप्ट यहीं से निकल करके आता है जो हम लोग पढ़ते हैं। कुछ अलग नहीं होता है, सब अपने भ्रम की बात होती है। बस कंसेप्ट क्लियर है, क्लियरिटी क्लियर है, आपका विजन क्लियर है, आप एग्जाम को क्लियर करोगे। बस अपना विजन और अपना एटीट्यूड को मेंटेन करना। आगे हम बात करते हैं। कह रहा 1 ओम के कितने प्रतिरोध हैं, 4 प्रतिरोध हैं। अगर 1 ओम का 4 प्रतिरोध हो गया, इसका मीनिंग क्या समझे, इसका मीनिंग यह हो गया कि 4 प्रतिरोध
मतलब क्या हो गया, R1 R2 R3, हमारा R4 जो है ये सब का मान कितना, तो 1 ओम ही दे रखा है, यानी इसमें तो कोई भाई परिवर्तन नहीं है। क्योंकि 1 ओम का कितना प्रतिरोध है, तो कहेंगे 4 गो प्रतिरोध है, और चारों का मान 1 ओम है। अब समझिएगा, अब इसको कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जोड़ना है। मेरा दोस्त एक बात याद रखिएगा, अगर प्रतिरोध समान होता है और उसको अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हो, अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हो, अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हो, तो ऐसी स्थिति में जो टोटल प्रतिरोध होगा, परिणामी प्रतिरोध को हम लोग समतुल्य प्रतिरोध या टोटल प्रतिरोध कहते हैं। तो ऐसे केस में जो समतुल्य प्रतिरोध होगा, जिसको टोटल कहते हैं, तो समतुल्य प्रतिरोध जो हमारा होगा वह कितना होगा, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, समतुल्य प्रतिरोध के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। यहां पर हमारा n गुना क्या होगा, तो कहेंगे r होगा। अब कहें सर r क्या है, तो r हम किसी में से भी एक को मान लेंगे इसमें से, तो वही हमारा r के बराबर होगा। इन सब को हम कह दिए कि ये हमारा r के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर n कितना, तो कहेंगे 4 गो प्रतिरोध, 4 रख दिए। हमारा r कितना होगा, तो कहेंगे r का प्रतिरोध कितना, 1 हो गया। इसका मतलब कितना हो गया, तो कहेंगे 4 ओम हो गया। देख लीजिए, इसमें से 4 ओम अगर कहीं दिख रहा है तो वही आपके यहां पे राइट आंसर्स होंगे। अब एक और चीज जानिएगा, ये तो श्रेणी क्रम की बात मैंने कह दी कि श्रेणी क्रम में मेरे दोस्त यही लगाना है और दूसरा कुछ नहीं लगाना है। बस ये कंसेप्ट आपको याद भी रखना है कि समतुल्य प्रतिरोध के लिए ये लगाना है, ये याद रखना, ये याद रखना, तो ये लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर ये दोनों याद रखते हो तो आपको ये लगाना है। और अगर हम आगे बढ़ के ये भी बोलते हैं कि अब हम यहां पर समानांतर क्रम की अगर हम बात कर लेते हैं, यदि हम यहां पर समानांतर क्रम समूहन की बात करते हैं, या समानांतर क्रम में अगर हम रेजिस्टेंस को अगर हम समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी मेरे दोस्त, तो आपको कहना पड़ेगा जो समतुल्य प्रतिरोध होगा उसके लिए अगर हम लोग लगाएंगे, तो याद रखिएगा समतुल्य प्रतिरोध की अगर हम बात करते हैं, तो इस समतुल्य प्रतिरोध का जो मान होगा ये हमारा R/N हो जाएगा। याद रखना, तो अगर आपका कंडीशन चेंज होगा तो आपकी आंसर भी चेंज करेंगे। यहां पर श्रेणी क्रम था तो ये लगा दीजिए, अगर यहां पर समानांतर आ गया तो यहां R/N हो गया, वहां पर n से गुना कर दिए और यहां पर n से डिवाइड कर दिए। अब कहिएगा सर इन न्यूमेरिकल पूछेगा क्या, न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, आपसे ई पूछ लेगा, ई फॉर्मूला पूछ लेगा, ई पूछ लेगा, आपसे ई पूछ लेगा। कंसेप्ट रहेगा तभी ना कर पाओगे कि हवा में तीर चलाओगे। हवा में तीर चलाने का जमाना गया। अगर आपको लगता है कि एक अच्छे शिक्षक बनना है, एक अच्छा शिक्षक बनना है, तो ज्ञान ज्ञान होता है, नॉलेज नॉलेज होता है। अगर एग्जाम में पूछे ना पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, आना चाहिए। और आ गया तो आपके कॉन्फिडेंट इतने ऊपर होंगे कि जो क्वेश्चन नहीं भी बनने वाला होगा वो भी आप सही करके आओगे। ठीक है, इसीलिए अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए और कोशिश कीजिए कि जो मिल रहा है उसको उसी तरीके से सीख ले। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वातानुकूलन में किस पैरामीटर को नियंत्रित करते हैं। मेरे दोस्त हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हम एसी की बात करते हैं, यदि हम एसी की बात करते हैं, हम सभी लोग घर में एसी लगाते हैं, तो एयर कंडीशनिंग की बात करते हैं। मेरे दोस्त यहां पर किसकी बात करते हैं, एयर कंडीशनिंग की बात करते हैं। यहां पर अगर हम एयर कंडीशनिंग की बात करते हैं, जिसको शॉर्ट में हम लोग एसी कहते हैं, ये एसी हमारा जो होता है इसी को हम लोग वातानुकूलन कहते हैं। याद रखिएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो वातानुकूलन कहते हैं। ये हमारा वातानुकूलन कहलाता है, जो कि आप क्या करता है, तो इनकी प्रॉपर्टी को समझने का कोशिश कीजिएगा। एसी का मेन काम क्या होता है, क्या ये टेम्परेचर को घटा देता है। हम अगर आपसे कहेंगे, दो ऑप्शन हम आपको देंगे, क्या हमारा जो एसी होता है वो तापमान को घटा देता है, क्या हमारा जो एसी है वो तापमान को नियंत्रित करता है। दो ऑप्शन दिए हैं, तापमान को घटा देता है या तापमान को नियंत्रित करता है। तापमान को घटा देता है या तापमान को नियंत्रित करता है, दोनों ऑप्शन में फंस जाओगे और दोनों दे देगा, बस मुंह देखते रहना। अगर एसी की बात करते हैं तो तापमान को घटाता वटाता नहीं है, तापमान को नियंत्रित करता है। तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। तो याद रखिएगा, हमारा जो एसी होता है ये तापमान को क्या करता है, कंट्रोल करता है, यानी ये तापमान को नियंत्रित करता है। हमारे रूम में अगर एसी लगे हुए हैं, अगर हमारे रूम में अगर एसी लगे हुए हैं, तो देखिएगा अगर 24 डिग्री पर अगर हमारा चल रहा है तो 24 डिग्री तापमान को वह कंट्रोल करेगा।
यानी उसको नियंत्रित करने का काम करता है। तो तापमान को नियंत्रित करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये तापमान को घटाता बढ़ाता नहीं है, तापमान को नियंत्रित करता है कौन? तो कहेंगे हमारा एसी का काम है। दूसरा बात याद रखना, ये आर्द्रता को कम करता है। और याद रखिएगा, अगर हम आर्द्रता की बात करते हैं मेरे दोस्त यहां पर, तो आर्द्रता का मतलब हो गया कि नमी की जो मात्रा होती है, नमी को बोलते हैं आर्द्रता। तो ये आर्द्रता को क्या करता है? कहेंगे कम करता है। जैसे आप देखते होंगे कि आप पसीने से लथपथ हैं, और अगर आप पसीने से लथपथ हैं, एसी वाले रूम में जाकर के बैठ जाइए, तो आपके शरीर पे जितना भी पसीना होगा सब पसीना सूख जाता है और एक आप अच्छा फील करते हैं। इसका मतलब है तापमान को तो कंट्रोल करेगा ही करेगा, साथ ही साथ जो नमी की मात्रा आपके शरीर पर थी उसको भी वो एब्जॉर्ब कर लिया, और साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है कि आपको स्वच्छ एयर मिला, यानी प्योर एयर मिलता है। यहां पर कैसा एयर मिलता है? तो कहेंगे आपको प्योर एयर प्रोवाइड करता है। ये कैसा एयर? तो कहेंगे ये आपको प्योर एयर प्रोवाइड करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, स्वच्छ हवा आपको मिलता है और आसानी से आप देखते होंगे एसी वाले रूम में आप जाकर के बहुत ही अच्छा फील करते हैं। दूसरी बात हम यहां पर और भी जानना चाहेंगे, क्योंकि कंसेप्ट तो कंसेप्ट होता है। अगर हम बात करते हैं इस एसी का, तो इस एसी में हम लोग क्या ऐसा चीज इस्तेमाल करते हैं कि वह तापमान को कंट्रोल कर पाता है? तो मेरे दोस्त ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि यहां पर जितने भी एसी आप देखते होंगे, सभी एसी की हम बात करते हैं, उसमें रेफ्रिजरेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग यहां पर रेफ्रिजरेंट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसके अंदर रेफ्रिजरेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसके अंदर रेफ्रिजरेंट को डाला जाता है। रेफ्रिजरेंट एक प्रकार का गैस माना जाता है, इसी को कहते हैं कि ये एक प्रकार का गैस है। अगर हमारे एसी का गैस खत्म हो गया तो वह तापमान को नियंत्रित नहीं करेगा, वह रेफ्रिजरेंट्स खत्म हो गया है, यानी गैस खत्म हुआ, उसका रेफ्रिजरेंट्स खत्म हुआ है। और याद रखिएगा मेरे दोस्त, ये जो रेफ्रिजरेंट्स हमारा होता है, इनके नाम अलग अलग होते हैं। और याद रखिएगा, अभी के डेट में सबसे अच्छा रेफ्रिजरेंट जो हमारा होगा R134A हमारा है। ये हमारा डिजाइन किया गया है, क्योंकि इससे कोई भी क्लोरीन की मात्रा नहीं निकलती है, हमारे लिए हार्मफुल भी नहीं होता है, और इसमें कोई भी क्लोरीन की मात्रा नहीं होती है। ऐसे रेफ्रिजरेंट्स को अभी के डेट में प्रीफर किया गया है, जिसमें हम कहेंगे। तो यहां पर अगर कहेंगे, अगर हम बात करते हैं एसी का, तो एसी जो हमारा होता है वातानुकूलन, ये किस पैरामीटर को नियंत्रित करता है? घटाता नहीं है, नियंत्रित करता है। तो कहेंगे नियंत्रित अगर करेगा तो कहेंगे वायु की ताप को करेगा और आर्द्रता को करेगा। तो कहेंगे यहां पर आर्द्रता को भी कंट्रोल करता है, आर्द्रता को कम करता है, आर्द्रता को नियंत्रित, आप नियंत्रित ही समझिए। आर्द्रता को ये क्या करता है? कहेंगे यहां पर नियंत्रित करता है। आप यहां पर ये नियंत्रित करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये आर्द्रता को भी नियंत्रित करता है, ये बात आपको ध्यान रखना। तो अगर हमको लगता है कि एसी के बारे में ये बात अगर पता है, तो आपके लिए आसान क्वेश्चन हो गया, आपको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, हाँ। अगर हम बात करते हैं यहां पर मेरे दोस्त, और भी एक कंसेप्ट जान लीजिए, क्योंकि आप पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर हम यहां पर बात करते हैं कूलर के बारे में, अगर हम बात करते हैं यहां पर कूलर के बारे में, आपने सुना होगा कूलर, गरीब लोग कूलर इस्तेमाल करते हैं, और जो अमीर लोग होते हैं वो एसी का इस्तेमाल करते हैं। वो ज्यादा बिल खर्च करता है, ये ज्यादा एनर्जी खपत नहीं करता है। तो कूलर की बात करते हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। ये भी तापमान को नियंत्रित करता है, याद रखिएगा। ये भी क्या करता है? कहेंगे ये भी तापमान को नियंत्रित करता है। ये भी किसको? कहेंगे तापमान को नियंत्रित करता है। ये भी तापमान को नियंत्रित करता है, और साथ ही साथ कहना है ये क्या करेगा? तो आर्द्रता को ये कम नहीं करता, आर्द्रता को कंट्रोल नहीं कर पाता है। क्योंकि ऐसे केस में जब आप कूलर लगाते हैं तो ये आर्द्रता को बढ़ा देता है। याद रखिएगा, ये नमी की मात्रा को बढ़ा देता है। जब आप कूलर लगाते हैं तो उसके पंखा के माध्यम से, उस पंखा के हवा के माध्यम से पानी की बूंदें आपके शरीर पे आती है और नमी को बढ़ा देता है, आर्द्रता को बढ़ा देता है। तो यही तो हमारा कूलर होता है। इन दोनों में डिफरेंस हमारा यही होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने आसान है लेकिन जानदार है, शानदार है। इस क्वेश्चन के आंसर हम चाहेंगे कि एक बार सभी लोग करिए, और हम चाहेंगे कि एक बार सभी लोग जो है इस तरीके से एक बार जल्दी से सभी लोग एक बार लाइक बटन दबा दीजिए, क्योंकि हमको पता है कि अगर आप लोग लाइक बटन दबाते रहेंगे तो आपकी क्लासेस जो है एकदम पूरा बूस्टअप, और आपकी क्लासेस एकदम रोमांटिक, आपकी क्लासेस एकदम मजेदार तरीके से चलेगी। ठीक है, चलिए तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग जल्दी से एक बात बता दीजिए जो हम कहना चाह रहे थे। जल्दी से सभी लोग बता दीजिए इस क्वेश्चन के आंसर्स क्या करेंगे। ठीक है, चलिए तो अगर हम बात करते हैं कौन सा आनुवांशिक रोग है, मेरे दोस्त एक बात तो सबसे क्लियरिटी के साथ आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर आनुवांशिक रोग की अगर हम बात करते हैं तो समझ लीजिए इसका कोई इलाज संभव नहीं है। इसका
कोई इलाज संभव नहीं है, इसका कोई इलाज संभव नहीं है, कोई इलाज संभव नहीं है तो नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आनुवांशिक रोग की बात करते हैं तो याद रखिएगा, अगर हमारे पास वर्णांता होता है, आंखों का डिजीज होता है वर्णांता, आपको इसमें रेड ब्लू कलर नहीं दिखाई देता है, तो ये वर्णांता जिसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस करते हैं, इसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस के नाम जानते हैं। तो अगर कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं, ये डिजीज अगर किसी को है तो समझ लेना कि आनुवांशिक रोग है। अगर हम बात करते हैं यहां पर थैलीसीमिया की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं थैलीसीमिया का, अगर हम बात करते हैं हीमोफीलिया का, किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम बात करते हैं यहां पर हीमोफीलिया की बात करते हैं, थैलीसीमिया की बात करते हैं, हीमोफीलिया की बात करते हैं, या फिर अगर हम लोग बात कर लेते हैं मेरे दोस्त यहां पर सेप्टिसीमिया या फिनाइल कीटोनेरिया की बात करते हैं, यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं सेप्टिसीमिया की, अगर हम बात करते हैं तो जो सेप्टिसीमिया हमारा हो गया, या फिर अगर हम बात करते हैं यहां पर फिनाइल कीटोनेरिया की, अगर हम बात करते हैं यहां पर फिनाइल कीटोनेरिया की बात करते हैं, तो याद रखिएगा ये सब जितने भी एग्जांपल हमने लिखा है ये सब के सब डिजीज हैं। और याद रखिएगा, इतना याद रह गया तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। हमने क्या क्या बोला, आनुवांशिक रोग में हमारा एक तो ये हो गया, आनुवांशिक रोग में हमारा थैलीसीमिया हो गया, आनुवांशिक रोग में हमारा हीमोफीलिया हो गया, हीमोफीलिया में ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है, सेप्टिसीमिया हमारा हो गया, या फिर फिनाइल कीटोनेरिया अगर हमारा देखते हैं तो ये सब के सब डिजीज ऐसे डिजीज हैं जो कि आनुवांशिक डिजीज हैं। तो बताइए इनमें से एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, वर्णांता नहीं, लेकिन हम लोग और भी जानने वाले हैं ये चिकन पॉक्स वगैरह हमारा क्या है। तो हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, जो चिकन पॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा वायरल डिजीज है। ये कैसा डिजीज कहेंगे, ये हमारा वायरल डिजीज है, ये वायरस के कारण होता है। और याद रखिएगा ये वेरिसिलिया जोस्टर से होता है, ये वेरिसेल्ला जोस्टर से होता है, वेरिसिल्ला जोस्टर की अगर हम बात करते हैं इसी से हमारा चिकन पॉक्स होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त पोलियो की बात करते हैं, आप सभी को पता होगा कि पोलियो हमारा कैसा डिजीज कहेंगे, पोलियो हमारा वायरस के कारण होता है। कितना को तो ये भी नहीं पता होगा, लेकिन जान लीजिए ये हमारा वायरल डिजीज होता है। पोलियो कैसा डिजीज कहेंगे, वायरल डिजीज है। तो इस पोलियो के लिए इंजेक्शन भी आता है। इस पोलियो के लिए आपको पता होगा कि अगर हम पोलियो की बात करते हैं तो उसके लिए वैक्सीन भी आता है और 2 बूंद जिंदगी का पोलियो ड्रॉप भी आता है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर मेरे दोस्त आपको यह बात मैं बता दूं कि इनके लिए जो वैक्सीन था वो किसने तैयार किया था, कहेंगे जोनास साल्क ने किया था। याद रखिएगा, मैं यहां पर क्लियरिटी के साथ आपको बता देना चाहता हूं, अगर हम पोलियो की बात करते हैं तो पोलियो के वैक्सीन का अगर हम कहेंगे खोज किया था तो वह किसने खोज किया था, कहेंगे ये जोनास साल्क ने किया था। याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं इनके ड्रॉप की बात करते हैं तो पोलियो ड्रॉप का खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा ये हमारा साबिन ने किया था। इसका खोज किसने किया, तो कहेंगे साबिन ने। तो आपको यह बात एकदम पता रखना पड़ेगा कि अगर पोलियो है तो ये वायरस के कारण होगा, तो उसके लिए वैक्सीन जो डेवलप किया था जोनास साल्क ने। अगर ड्रॉप की बात करते हैं 2 बूंद जिंदगी का, क्योंकि वो साबिन ने किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करते हैं हम लोग रैबीज के बारे में, समझना गौर से। अगर हम बात करते हैं यहां पर रैबीज के बारे में, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा होगा, तो रैबीज जो हमारा होता है, हम बात करेंगे ये रैबीज जो हमारा होता है, ये हमारा क्या तो कहेंगे कुत्ता के काटने से होता है, कुत्ता के सलाइवा के कारण होता है। वो हमारा क्या तो कहेंगे यहां पर रैबीज वायरस से ही होता है, इस बात को ध्यान रखना। और याद रखिएगा, अगर किसी को रैबीज होता है, इससे कौन सा डिजीज होगा, तो रैबीज से या फिर कौन सा पार्ट अफेक्टेड होगा, तो कहेंगे रैबीज के कारण शरीर का, याद रखेंगे शरीर का ब्रेन हो गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, शरीर का ब्रेन और साथ ही साथ हम कहेंगे यहां पर स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करते हैं, अगर हम यहां पर स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अफेक्टेड होता है। याद रखेंगे, हमारा ब्रेन हो गया और हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया, जिसको मेरुरज्जु कहते हैं, ये हमारा अफेक्टेड होता है। इस केस में अगर किसी को पागल कुत्ता काट लेता है तो रेबीज हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं रेबीज का, तो वह हमारा शरीर के ब्रेन का, अब शरीर का जो हिस्सा ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसको अफेक्ट करता है, उसको यहां पर कहेंगे ये क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। और याद रखिएगा, रेबीज का जो टीका डेवलप किया वो किसने किया, तो रेबीज का जो टीका डेवलप किया था, आप सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर करेंगे कि रेबीज का टीका किसने डेवलप किया। हम जानना चाहेंगे आपके इस क्वेश्चन का आंसर।
चलिए आगे चलते हैं, तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर करके बता दीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेबीज के टीके का खोज किसने किया, जिसको एंटी रेबीज कहते हैं, लुईस पास्चर ने किया था। किसने किया, तो याद रखना लुईस पास्चर ने किया था। इसको हम लोग एंटी रेबीज का टीका भी कहते हैं, ये हमारा एंटी रेबीज भी कहते हैं, ये हमारा लुईस पास्चर ने किया था। किसने किया, तो कहेंगे लुईस पास्चर, एल पास्चर यानी कि लुईस पास्चर ने किया था, याद रखिएगा। बताइए क्वेश्चंस अगर आप एक करते हैं, हमको लगता है एक क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन तक आप पहुंचते हैं कि नहीं है। अगर नहीं पहुंचते तो बताइए, लेकिन एक बार अगर आप लाइक बटन दबा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा। किरण जी बताइए, एक बार लाइक बटन दबा दीजिए। निशु जी, कुमार, हमारे नीतीश भाई जी बताइए, एक बार लाइक बटन दबा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा। जल्दी से एक बार लाइक बटन दबा दीजिए। आशुतोष चौहान जी लाइक बटन दबा दीजिए। राकेश कुमार जी एक बार लाइक बटन तो बनता है, बाद बाकी पढ़ाई लिखाई चलता रहेगा, इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई लिखाई चलता रहेगा और हम लोग सीखते रहेंगे, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस को आपके सामने कराते रहेंगे। अगर आप डेली बेसिस पर आते रहिएगा तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते रहेंगे और वही कंसेप्ट, वही जलवा, आपको वही क्लैरिटी हम हमेशा दिखाते रहेंगे। हमको लगता है कि सभी लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट हो पा रहा होगा इस सेशन से। अगर बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है तो एक बार जरूर एक बार आप अपना लाइक बटन दबा करके एक बार दिल से धन्यवाद दीजिए सर को कि आपके लिए हम हमेशा और खड़े रहे। ठीक है, और भी क्लैरिटी के साथ आगे आज अच्छे क्वेश्चंस आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनको यूट्यूब के माध्यम से उन बच्चों को सिखा देंगे जो बच्चे घर में बैठे रहते हैं, उनको लगता है कि सब कुछ खरीद भी करेंगे क्या। आपको लगता होगा ऐसा, तो ये भ्रम है। याद रखिएगा, पढ़ाई में एक एक रुपया अगर आप खर्च करते हैं तो वो रुपया कभी आपका बर्बाद नहीं हो सकता है। वो रुपया कहीं ना कहीं आपके काम, आपके जिंदगी के किसी न किसी जगह पे आपको काम आएगा। इसीलिए ये बात भूल जाना कि ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है, लेकिन एक एक चीज अगर सीखने को मिलता है तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम लोग जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, क्योंकि ये बीपीएससी का पूछा हुआ ये क्वेश्चन से आपका है। ये बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा था। हमने आपको क्या बोला कि हम आपको 1000 क्वेश्चन जो करा रहे हैं प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर, उस 1000 क्वेश्चंस में बीपीएससी का क्वेश्चंस हमने उसमें एक्यूमुलेशन करके डाला है। जो जंबल क्वेश्चन थे उसको मैंने डाला है, इजी भी है, मॉडरेट भी है, सभी तरह के क्वेश्चंस उसमें शामिल है। इसीलिए अगर आपको लगता है कि हम 1000 क्वेश्चन से 5000 तक सीरियली वाइज पहुंच जाएं, आज हम उसके 500 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो जो बच्चे नहीं जुड़े होंगे, ये मत कहना कि सर हमने यहां मेहनत किया, हमने यहां मेहनत नहीं किया, हमने ये छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया, हमसे कैसे होगा। हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर आपके अंदर ये भावना है, इसको सबसे पहले बाहर कीजिए और आप सोचिए कि अगर आप एक अच्छी संस्था से जुड़े हैं तो आप एक अच्छे टीचर से ही जुड़ेंगे और एक अच्छा टीचर हमेशा क्लैरिटी के साथ आपको एक एक क्वेश्चंस कराएगा। तो अगर एक एक क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से करते हैं तो जितना भी आपका सॉल्यूशंस होने वाला है, जितना भी आपका कंसेप्ट आने वाला है, वो इतने बेहतरीन क्वेश्चन कंसेप्ट में से एक होगा कि जिसकी आपको इंतजार थी। शायद ये पहले आपको ना मिला हो, लेकिन अब वो आपको मिलेगा। ठीक है, 1000 क्वेश्चन हमने जो दिया है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर, आप वहां से जाकर के हमारे बैच में एनरोल हो सकते हैं। जैसा कि आपको हम दिखा भी देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पर आएंगे, आपको हम यहां पर दिखा भी देते हैं। ये कुछ इस तरह का चीज हमारा डिजाइन किया गया है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती नियुक्ति बैच करके आपके लिए होगा मेरे दोस्त, ये नियुक्ति बैच है और 1000 का मतलब होता है ये नियुक्ति आपको दिला करके रहेगा। से आप ये ध्यान में रखिए कि साइंस का जलवा रहेगा आपके लिए। ठीक है, डर लगता है वो सारा डर खत्म हो जाएगा। या तो आप 6 to 8 की तैयारी करते हैं, अगर आप 6 to 8 की तैयारी करते हैं, या फिर अगर आप 9 to 10 की तैयारी करते हैं, मेरे दोस्त दोनों भाई बहन के लिए, ये दोनों के लिए, अगर आप 6 to 8 की तैयारी में लगे हुए हैं, अगर आप 9 to 10 की तैयारी में लगे हुए हैं, तो ऐसे उन बच्चों को मैं बता दूं कि आपके लिए एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस का जलवा, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन का कंसेप्ट जो होगा वो 1000 प्लस में ही होगा। और यह बात याद रखिएगा कि ये आपका कल इंट्रोडक्शन हुआ है और आज से ये क्लास अपने नियत समय से चलनी है। याद रखिएगा, ये केवल और केवल ऑनलाइन मोड में अवेलेबल है, ये केवल और केवल ऑनलाइन मिलेगा, याद रखना। और वह प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर मिलेगा, याद रखना। ये प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर ये आपको मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन अगर डाउनलोड नहीं किए होंगे तो कर लेना और वहीं से आपको ये कोर्स मिल जाएगा, ऊपर में ही स्क्रॉल करेगा और यहां से ज्वाइन होकर के इस कोर्स का
आप बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इसका आनंद ले सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि सभी लोग चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं, अगले क्वेश्चंस की हम लोग बात कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या कहता है समझना है और सीखना भी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम वेंडरवाल समीकरण की बात करते हैं, अगर हम वेंडरवाल इक्वेशंस की बात करते हैं, तो याद रखिएगा कि जो वेंडरवाल ने जो इक्वेशन दिया था वो रियल गैस के लिए दिया था। याद रखना, अगर हम बात करते हैं किसका, तो अगर हम यहां पर बात करते हैं, यहां पर वेंडरवाल की अगर हम बात करते हैं, यदि हम यहां पर वेंडरवाल की बात करते हैं, तो जो वेंडरवाल इक्वेशन है, ये वेंडरवाल इक्वेशन हमारा किसके लिए होगा, तो याद रखना ये रियल गैस के लिए होता है। ये किसके लिए कहेंगे, ये रियल गैस के लिए। और रियल गैस को हम लोग यहां पर वास्तविक गैस के नाम से जानते हैं। ये किसके लिए, तो कहेंगे रियल गैस यानी वास्तविक गैस के लिए वैलिड होता है, याद रखना। और वेंडरवाल का इक्वेशंस भी हमको लगता है कि ये भी बीपीएससी में पूछा है कि इसके इक्वेशंस क्या होंगे। इसके इक्वेशंस की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमारा क्या होगा, कहेंगे p प्लस ए बाय वी स्क्वायर, और हमारा फिर क्या होगा, कहेंगे यहां पर v माइनस बी इक्वल टू हमारा यहां पर एनआरटी होता है। ये रियल गैस का इक्वेशंस है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो वेंडरवाल जो हमारा समीकरण होता है वो रियल गैस के लिए होता है, इसलिए आंसर करेंगे हमारा ये। लेकिन हम बात करने वाले हैं यहां पर और भी जो गैसेस है जिसके बारे में हम जान लेंगे, सीख लेंगे। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर आदर्श गैस की, अगर हम बात करते हैं तो एक बात याद रखिएगा, अगर आदर्श गैस की बात करते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग आइडियल गैस कहते हैं। मेरे दोस्त एक ही लाइन में समझ में आना चाहिए कि आदर्श गैस, आइडियल गैस कोई गैस वैस नहीं होता है। ये क्या है, काल्पनिक है। कल्पना करते हैं रियल गैस से, उस आदर्श गैस से किसी रियल गैस का कल्पना करते हैं कि, लेकिन वैसे में हम कहेंगे कि आदर्श गैस या द्रव कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, ये काल्पनिक होता है। तो याद रखिएगा ये कैसा होगा, तो कहेंगे ये काल्पनिक होगा। ये हमारा कैसा होगा, कहेंगे ये हमारा काल्पनिक गैस होता है, हाइपोथेटिकल गैस होता है, याद रखिएगा। और अगर हम आदर्श गैस की बात करते हैं तो आदर्श गैस के लिए इक्वेशन जो हमारा होता है वो भी याद रखिएगा, पीवी इक्वल टू, आप सबको पता होगा कि एनआरटी होता है, याद रखना। पीवी इक्वल टू क्या होगा, कहेंगे एमआरटी, एनआरटी सब चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आदर्श गैस बोलता है तो याद रखिएगा आदर्श गैस के अंदर कोई भी श्यानता नहीं होती है। हम लोग जानते हैं श्यानता का टर्म द्रव और गैस में आता है, लेकिन आदर्श गैस बोल देगा कहेंगे उसकी श्यानता शून्य होती है, याद रखना। और जितने भी वास्तविक गैस है सब में श्यानता होती है। आदर्श गैस ही एक ऐसा गैस है जिसमें श्यानता 0 हो जाता है, और अगर श्यानता 0 हो जाएगा तो उसके सतह सतह के बीच लगने वाले बल जो होंगे, जिसको हम लोग यहां पर आदर्श गैस की कहते हैं, यहां पर क्या कहेंगे विस्कस फोर्स बोलते हैं, जिसको श्यान बल कहते हैं, वो भी हमारा 0 हो जाता है। आगे हम बात करते हैं इसमें और भी हम बात करने वाले हैं मेरे दोस्त कि डायटमिक गैस हम किसको कहते हैं। तो देखिए दो एटम से बना हुआ गैस डायटमिक होगा, जैसे कि O2 हो गया, हमारा H2 हो गया। अगर हम बात करते हैं N2 का, तो ये इस तरह की जो गैसेस आपको दिखाई देते हैं ये दो दो से बना हुआ, दो दो से बना हुआ, इसका मतलब डाई, डाई का मतलब दो होता है, डाई का मतलब दो होता है। और याद रखिएगा अगर हम मोनो एटॉमिक गैस की बात करते हैं, अगर हम यहां पर मोनो एटॉमिक गैस की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा मोनो का मतलब एक होता है, और इसीलिए हम कहेंगे यहां पर हमारा सभी के सभी नोबेल गैसेस में आता है हीनी अर्कर जेरन, हीनी अर्कर जेरन। याद रखिएगा केवल यही नहीं होगा, जो भी सिंगल एलिमेंट से बना हुआ गैस होगा, एक परमाणु से बना हुआ गैस होगा, उसको हम लोग मोनो एटॉमिक कहते हैं, एक परमाणुक गैस के नाम से हिंदी में नाम जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मिक्सर ऑफ गैसेस में तो आपको पता होगा कि बहुत सारे गैस को मिला करके हम लोग क्या करते हैं, तो गैस का एक मिश्रण बनाते हैं। एक बार दिल से सभी लोग एक बार दिल से सभी लोग एक बार लाइक बटन दबा दीजिए। आज के सेशन को हम यहीं स्टॉप करेंगे, कल से कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम यूट्यूब के माध्यम से आपको करा पाए। देखिए मेरा मेन मकसद यह है कि जितना पढ़ाओ कि आपको बुझा जाए, उतना मत पढ़ा दो कि दिमाग में कुछ रहा ही नहीं। उतना पढ़ाओ, उतना बताओ, उतना दो कि जितना दिमाग में घुस जाए। अगर एग्जाम में आए तो वो छूट ना पाए, ऐसा कंटेंट दो बच्चों को। इसी के लिए हम मेहनत करते हैं, और इसी के लिए हम जाने भी जाते हैं कि कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ाना है, नहीं तो नहीं पढ़ाना है। अगर क्लैरिटी है तो पढ़ाइए, नहीं क्लैरिटी है तो मत पढ़ाइए। ठीक है, तो इसीलिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, बस और बस आपका प्यार चाहिए, आपका वो बस लाइक बटन चाहिए, आपका दिल चाहिए, और आपके इन्हीं गिफ्ट के कारण, इन्हीं गिफ्ट की वजह से हम आपके लिए हमेशा इस क्लास के लिए आएंगे। और ये क्लास एक बेहतरीन क्लास में से एक होगा। हम आपको क्या बोले हैं कि हम आपको कुछ क्लास यूट्यूब पे भी पढ़ाएंगे, टोटल नहीं पढ़ाएंगे, कुछ क्लास हम यूट्यूब पे पढ़ाएंगे। और जो 1000 क्वेश्चंस का जो
हमारा यहाँ पर एकोमलेशंस है, जो ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन तक पहुंचाएगा, वो आपको हम प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर पढ़ाएंगे। आप खोलिएगा, 99 रुपए में बीपीएससी का आपको वहां पर 99 रुपए का 1000 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो वैसे बच्चे जो हमसे जुड़ते हैं, वैसे बच्चे हम सभी लोगों को कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग मेरे भाई हैं, आप सभी बहना हैं, हम सभी लोगों से ये कहना चाहेंगे कि दिलो जान से मेहनत करिए, और दिलो जान से हम भी करते हैं। देखते हैं दुनिया की कौन ताकत ऐसी है जो कि हम एग्जाम निकालने से रोक लेती है, लेकिन बशर्ते कि शिद्दत होनी चाहिए, मेहनत के लिए शिद्दत होनी चाहिए। अगर शिद्दत से मेहनत किया हुआ कभी मेहनत बेकार नहीं होता। अगर आप ये यूं ही ऐसे मेहनत करते रहोगे तो उसका कोई अंजाम नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखना। अगर आप शिद्दत से मेहनत करोगे तो उसका उसका एक चमक होता है, वो आपके जरूर अंदर आएगा। ठीक है, तो आज हम इस सेशन को यहीं पर रखेंगे और मिलते हैं हम लोग कल। ठीक है, चलो इसका हम आज, कल तो हम नहीं सेव कर पाए थे, लेकिन आज का हम बोर्ड स्लाइड इसका सेव कर देते हैं, जो कि आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। ओके, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास यानी कि कल। बाय, जय हिंद। सभी लोग मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, सभी लोग आनंदित रहिए, खुश रहिए। अगर खुश रहिएगा तो सब कुछ सफल हो जाएगा। खुश रहना सबसे बड़ी बात है। हाँ, पीसीबी का क्वेश्चन होगा प्रजापति जी, अगर हम 99 रुपए का जो कोर्स हम आपको बताए हैं वो पीसीबी का क्वेश्चन होगा, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के बेहतरीन क्वेश्चन में से एक होगा। ठीक है, आपको लगता होगा कि सर बीपीएससी जो है बहुत टफ क्वेश्चन पूछती है। बीपीएससी जो है इस बार बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछी थी। बीपीएससी साइंस के क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा कर देती है। बीपीएससी ये करती है, बीपीएससी वो करती है, और ऐसा करती भी है, आपको दिखता भी है। हम इसीलिए कहना चाहते हैं अगर करती है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है क्या? है सॉल्यूशन। हमको क्या करना है, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना पड़ेगा। अचानक कहिएगा कि हमारे ब्रेन में घुस गया कालिदास और सब कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अचानक नहीं होगा कि हम 25 को पढ़ा देंगे वही आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हम धीरे धीरे करके सिखाएंगे, धीरे धीरे करके सिखाएंगे। और 1000 से 5000 काहे बोल रहे हैं, 1000 से 5000 तक जो लेके जाएंगे तो वही साइंस का क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिला देगा। और कौन दिलाएगा? वही दिलाएगा सिलेक्शन। ठीक है, बाद बाकी आप टेस्ट वेस्ट लगाते रहिएगा तो आपको पता चलेगा कि आप में साइंस कहां था और आप कहां पहुंच गए। बायो का क्वेश्चंस डलाइएगा, बिल्कुल बायो की भी क्वेश्चंस, बेहतरीन क्वेश्चंस हम डलाएंगे। फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बायो का भी। उसके लिए आपको कहने की कोई जरूरत नहीं है, आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं, और आपको वो कंटेंट भी देंगे जिस कंटेंट का आपको इंतजार है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर हम इस सेशन को एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल फिर 9 बजे। कल फिर सुबह में 9 बजे मिलते हैं। आप सभी लोग 9 बजे तैयार रहिएगा और फिर आपको यह सेशन आपको एंजॉय कराएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। हम चाहेंगे कि सभी बच्चे एक बार जाते जाते लाइक बटन दबा दीजिए, और एक बार सभी लोग क्लास कैसा लगता है, कैसा क्लास लगता है, एक बार दिल से जरूर कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में।